ये जो बर्थ डिटेल्स आपके सामने है, ये हम ही लोगों में, आप ही लोगों के साथ पढ़ रहे हैं पांडुरंग जी, इन्हीं का है। और ओके। इनका मैंने कंसल्टेशन किया था। सबसे पहले इन्होंने कुंडली दिखवाई थी, फिर इन्होंने क्लास ज्वाइन किया था। पहले यही बताएंगे क्या इनको प्रॉब्लम था, क्या रिजल्ट मिला है, क्या इन्होंने रेमेडी की, फिर हम उसका रिजल्ट। की तरफ से आवाज आ रही हो, म्यूट कर दो। हेलो। पांडुरंग जी, बाकी लोग हाँ म्यूट कर दीजिए, हो रहा होगा, फिर जैसे पूछना होगा। पांडुरंग जी, यस ये सर। ये है ना डिटेल्स जो आपका है हाँ हिस्ट्री। यही डिटेल्स है, डिटेल्स सही है। तो आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम आपको था जिसके कारण आप मुझसे जुड़े, क्योंकि इन सर लोगों। मेरा मेरे साथ में प्रॉब्लम ये था कि पहले मैं जॉब करता था। मैंने जॉब से अपने पिताजी के बिजनेस में स्विच किया। तो बिजनेस मुझे सूट नहीं कर रहा था, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। दूसरा मतलब पेमेंट्स जो थे कि पार्टी की टाइम से पेमेंट नहीं करती थी। लेबर के एंड से इशू रहता था, मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहता था, सपोर्ट नहीं मिलता था। इसलिए मैंने आपसे कुंडली विश्लेषण करवाया था। एक तो लोन बढ़ रहा था मेरा, ये भी था उसमें। यानी मेन जो आपका प्रॉब्लम था पेमेंट रिकवरी का था। हाँ, पेमेंट रिकवरी। ठीक है, काम अच्छे से चले, लेबर वगैरह नहीं रुकते थे ही ना। हाँ, लेबर मतलब लेबर सपोर्ट नहीं मिल रहा था सही से। पेमेंट रिकवरी नहीं हो रहा था, और बिजनेस मतलब मुझे सूट नहीं कर रहा था। मैं बिजनेस करने जाता था तो मतलब अलग अलग किस्म का टेंशन आता था। ऐसे मुझे कभी कभी लगने लगा था कि मेरी वजह से मेरा बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है। रेमेडी आपने क्या किया ये बताइए। हाँ, सबसे पहले कुंडली विश्लेषण करवाया तो आपने मुझे ये पीले चंदन का लेप शिव पिंडी पे, शिवलिंग पे लगाने के लिए बोला था। चांदी के ग्लास से पानी पीने के लिए बोला था। सफेद चंदन साथ में रखने के लिए बोला था। वो करते गया तो सबसे पहले तो मेरा फ्रस्ट्रेशन जो मतलब टेंशन मेरा कम हो गया। सबसे पहले वाइफ को लेके जो टेंशन थोड़ा बहुत था वो भी, और दूसरा मतलब इसका टेंशन, बिजनेस का टेंशन कम हो गया। उसके बाद में आपने मुझे कुछ नंबर्स दिए थे कुछ वो। एक मिनट जाइए, थोड़ा सा हाँ, मैं वो रेमेडी लिख दूं कि फिर बताना आसान रहेगा। येलो चंदन का लेप था, दूसरा सिल्वर ग्लास से पानी से पीना था, पानी ठीक है। पीने के लिए, हाँ। तीसरे और नंबर में क्या था? सफेद चंदन साथ में रखने के लिए। चंदन की लकड़ी था ना वो। हाँ, चंदन की लकड़ी। इसके बाद क्या था? बस और क्या? ये तीनों का बोला था। उसके बाद में आपने मुझे वास्तु के चैंट उपाय। करने के, हाँ, चैंट करने के लिए कुछ बोले थे कि इनको चैंट करना है करके। हाँ, नंबर कोड्स थे। मंत्र भी दिया था ना मैंने आपको। हम्म। मंत्र था और फिर एस्ट्रो वास्तु और की रेमेडी। हाँ, और स्टोन पहनने के लिए बोले थे। और लास्ट में मतलब जैसे मतलब आपने बोला कि ये हर एक चीज स्टेप वाइज होगा। तो ये स्टेप को करने के बाद में फिर आपने एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज बताई थी। उसमें मुझे आपने पहले बोला था कि गले में अगर कोई तो लास्ट काला में कलर का धागा है तो निकाल दीजिए करके। हाथ में मतलब हाथ के कलाई में सफेद कलर का धागा मैंने पहना था। आपने बोला था वो भी आपको प्रॉब्लम कर रहा है, उसको भी फटाक से निकाल हाँ, दीजिए, तो वो निकलवा दिया था। उसका तो वीडियो है, वो मैंने यूट्यूब पे डाला था। हाँ हाँ। आपका और एस्ट्रो वास्तु तीसरा का चीज है। मतलब आपने मुझे हाँ, ग्रीन डॉट बोला था। वो तो वो एस्ट्रो चालू वास्तु था से मेरा। है। चलिए, आपको हाँ, रिजल्ट क्या मिला ये बताइए। रिजल्ट ये है कि मेरा जितना भी पेमेंट अटका हुआ था 90% पेमेंट रिकवर हो गया। बीच में मेरे पास लेबर्स नहीं थे, तो आज के डेट में 2 लेबर्स हैं। उनके साथ में मेरा काम चल रहा है। बिजनेस को लेके मेरा ऐसे था कि पहले बहुत मच चलता था, अभी ऐसे कुछ नहीं, स्ट्रीमलाइन पे है बिजनेस। सब कुछ ठीक ठाक है अभी। मतलब सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है, ठीक है ना, संतोषजनक है स्थिति। हाँ हाँ। चलिए, और अभी सभी लोगों के पास इनकी आवाज गई, सबने सुना? संजय जी, सुमन जी, विजय विजय जी, हाँ सर। बताइए। हाँ जी सर। सर। जी चलिए, आवाज। सबसे सबसे पहले जो इनका प्रॉब्लम है ना,
ये आज का क्लास मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपका प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपको जो मैं रेमेडीज भी अभी आगे रेमेडीज मिलेगा, और आप लोग मेरे थर्ड बैच हैं अभी जो चल रहे हैं, 3 बैच चल रहे हैं, तो आप लोग तीसरे हैं। आपके पहले जो 2 बैच चल रहा है, तो उसमें से जनरली किसी के भी मन में, आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा जब रेमेडी सेक्शन स्टार्ट करूंगा, तो लोगों को लगता है कि क्या वाकई ये रेमेडी काम करेगी, नहीं, क्या रिजल्ट मिलेगा। तो वास्तव में मैं आपको प्रैक्टिस सपोर्ट भी देता हूँ। कोर्स खत्म होगा यानी अल्टीमेटली 4 से 5 महीने आपके कोर्स के लगेंगे, फिर 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट है, यानी 8 से 9 महीने आप मेरे कांटेक्ट में रहेंगे। तो इस बीच में तो आपको पता चल ही जाएगा। और लकीली पांडुरंग जी आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, तो पता था ही इनको, और इन्होंने पहले कुंडली दिखाई, फिर बाद में इनको लगा जैसे, तो फिर इन्होंने क्लास ज्वाइन किया। तो इनका एक्सपीरियंस भी है। तो सबसे पहले जो इनका प्रॉब्लम है, हम उसी पर फोकस करते हैं। यानी प्रॉब्लम को हमने कैसे फाइंड आउट किया, जब प्रॉब्लम फाइंड आउट होगी तभी ना आप रेमेडी देंगे। बीमारी आपको पकड़ में आए ही नहीं तो आप दवा क्या लिखेंगे? क्या संजय जी बताइए। सही है सर, एकदम सही है। बीमारी पर हम आते हैं तो सबसे पहले जैसे इनका मैंने डिटेल्स देखा, और दूसरी बात रही क्या, इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था, इन्होंने मुझे पैसे पे किए थे। तो जब मैं कंसल्टेशन देता हूँ तो उस स्थिति में मेरे पास जितने भी नॉलेज हैं, मेरा सिर्फ मोटिव होता है कि क्लाइंट को रिजल्ट देना। तो आपको सिर्फ ये एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज का कॉन्सेप्ट ही यहाँ नहीं पता चलेगा, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु अलग कोर्स है। बाकी जो इसमें जितनी रेमेडीज हैं, इनको ये क्यों बताया ये पता चलेगा। और ये नंबर कोड वाले, ये एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का है, ये सिर्फ आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो भी रेमेडीज मैंने जिस कॉन्सेप्ट के साथ बताया है वो सब आपको पता चलेगा। और इसमें इनको क्यों बताया ये तो आज आपको बता ही दूंगा। तो इसलिए पहले प्रॉब्लम पे ध्यान लगाइए कि कैसे मैंने फाइंड आउट किया, फिर मैंने रेमेडी कैसे बताई। इनकी कुंडली को आप देखिए, तो ये इनकी कुंडली है वृष लग्न की, और लग्न का जो स्वामी है शुक्र, वो है 11वें घर में। तो लग्नेश शुक्र का 11वें घर में जाना अच्छा होता है, अच्छा है भी, कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ 10वें घर में जुपिटर और शनि दोनों है, ये भी एक अच्छा योग है। और कहीं ना कहीं ये शिक्षा के साथ साथ ज्योतिष वाले क्षेत्र में भी, सॉरी जुपिटर और सन है, शनि नहीं है, मैंने गलत बोल दिया, इस क्षेत्र में ले जाता है। और 10म भाव में सूर्य है, तो जनरली लोग सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब का भी प्रेडिक्शन देते हैं। लेकिन इनका क्यों नहीं है, क्या रीजन है, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। 7वें में इनके देखेंगे तो मंगल और शनि है, जो विस्फोटक योग का निर्माण करता है। व्यापार में 7वां व्यापार बिजनेस का है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनके 6ठे घर में देखेंगे तो प्लूटो है। प्लूटो जिस घर में रहता है या जिस प्लेनेट के साथ रहता है, उसके रिजल्ट को प्रभावित करेगा। तो 6ठा भाव पेमेंट रिकवरी का है, उसको भी प्रभावित करेगा। 6ठा नौकरी का है, नौकरी को भी प्रभावित करेगा। उसके बाद एक पॉइंट आप देखेंगे तो राहु 12वें में और केतु 6ठे में है। राहु 12वें में जब रहेगा तो इस स्थिति में क्या है, कई बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और कई बार क्या होगा, जातक दूसरे का प्रॉब्लम भी खुद ले लेता है, यानी उससे रिलेटेड वो समस्या नहीं होती है लेकिन वह उसमें फंस जाता है। पांडुरंग जी जो यहाँ तक बता रहा हूँ सही है, मैच कर रहा है आपसे? हाँ सर, एकदम सही है। क्योंकि उस टाइम तो मैंने आपको रीजन एस्ट्रोलॉजिकली नहीं बताया था ना कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ आप नहीं, चूंकि ये सीख सब रहे नहीं। हैं हाँ, तो ये और ज्यादा क्लियर हो जा रहा है। आप लोगों हाँ। को किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, जो जितना मैंने अभी बताया। संजय जी, सुमन जी, विजय जी। सर एक ही चीज पूछनी थी, जो आपने राहु बोला 12वें में पड़ा है, तो वो लगन चार्ट से देखना है कि भाव चलित चार्ट से देखना है? जनरली ये इनके लग्न में भी है और भाव चलित में भी है। भाव चलित में मतलब 11वें में चला गया है। हाँ सर। यदि कोई ग्रह लग्न में भी जिस भाव में है और भाव चलित में भी उसी भाव में है तो उसका प्रभाव ज्यादा मिलेगा। ओके। लेकिन जब भाव चलित में भाव का परिवर्तन हो रहा है
तो इस स्थिति में क्या है, राहु 11वें में आ गया। तो 11वें में आ गया तो राहु आपको 11वें का भी रिजल्ट देगा। और आगे हम आपको कंजंक्शन थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि राहु 11वें में होते हुए भी 12वें का रिजल्ट दे रहा है। ओके। तो कुछ बातें आपको आगे क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे जो लग्न चार्ट है, इसमें राशि आप हटा दीजिए तो ये लाल किताब कुंडली है। ठीक है, मैं लाल किताब ही करता हूँ। तो मेरा वहां पे तो फोकस था कि इनको सही रिजल्ट दूं ना मैं। हाँ सर। तो इसलिए मुझे ये जो भी मुझे आता है, जितने एस्ट्रोलॉजी के ब्रांचेस में जानता हूँ, उन सब का यूज करता हूँ। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट वहां लगाया वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वहां मैंने राहु को 12वें में ही काउंट किया, भाव चलित में ये 11वें में आ गया। यही ओरिजिनल प्रिडिक्टिव स्किल है जो आप धीरे धीरे जानेंगे। मैंने इसे क्यों काउंट किया 12वें में, ये जब मैं आपको कंजंक्शन थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो इसलिए अभी आप ये समझिए मैंने इसे 12वें में ही काउंट किया। तो मेरे अनुसार इनको प्रॉब्लम क्या दिखा, राहु में प्रॉब्लम दिखा, साथ ही साथ मुझे चंद्र में प्रॉब्लम दिखा। मैंने चंद्र को 10th हाउस में काउंट किया, भाव चलित में चंद्रमा 10वें घर में आ गया। हम्म, चंद्रमा जब भी 10वें घर में आता है तो इस स्थिति में जातक को पैसे से और मानसिक टेंशन काफी ज्यादा समस्या देता है। और साथ ही साथ इसको जब आप देखेंगे चंद्रमा को, यहाँ साउथ इंडियन से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो इसकी राशि ये मीन राशि में है, 12 नंबर यानी मीन राशि में। तो मीन राशि में होने के कारण ये 11वें घर में बुध के साथ भी है, शुक्र के साथ भी है। तो बुध और शुक्र दोनों इसके दुश्मन है। चंद्रमा जो है वह बुध से अपनी दुश्मनी नहीं मानता है, लेकिन बुध अपनी दुश्मनी चंद्रमा से मानता है। ये मैं ज्यादा क्लियर आपको रेमेडीज वाले सेक्शन में कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे समझिए कहीं कंफ्यूजन हो। मैंने यहाँ चंद्र को 10वें घर में 11 नंबर राशि में, चूंकि भाव चलित से हम राशि नहीं देखते हैं, भाव ही देखते हैं, तो आप सिंपली ये समझिए चंद्रमा 10वें भाव में, और 10म भाव के चंद्रमा को मैंने प्रॉब्लमेटिक माना। और 10म भाव में जब चंद्रमा होता है, चूंकि 10वां भाव शनि का घर होता है, तो इसलिए यहाँ चंद्रमा सामान्यतः शुभ फल नहीं देता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैंने चंद्र को प्रॉब्लमेटिक माना। पहला चंद्र, दूसरा राहु, और तीसरा मैंने मंगल और शनि को, यानी विस्फोटक योग को। क्योंकि जब भी मंगल और शनि की युति आएगी, जिस भाव में रहेगी, तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब इनकी इंटेंसिटी कितनी है ये डिपेंड करेगा दोनों के डिग्री पे। तो यहाँ मंगल और शनि की डिग्री साउथ इंडियन चार्ट में आप देख लीजिए, ये 11 डिग्री का डिग्री डिफरेंस है। शनि 16 है, मंगल 27 है। तो इसलिए मैंने इसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में बाद में रखा। इसलिए मैंने इनको कहा भी था कि जो भी रेमेडी होगी हम स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। तो उस स्थिति में मैंने इसको लास्ट में रखा। पहले नंबर पे मैंने राहु को रखा, फिर चंद्र को रखा, इस लग्न कुंडली का अध्ययन करने के बाद। यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। रीजन राहु को क्यों रखा, राहु 12वें में है। चंद्र को क्यों रखा, चंद्र 10वें में है, अच्छा फल नहीं देता है। यहाँ तक क्लियर है? सर वो कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रह कौन से घर में अच्छा फल नहीं देता है, वो अपने क्यों चलेगा, वो कैसे छोड़िए पता ना, अभी चलेगा? यहाँ पे केस स्टडीज बता रहा हूँ ना मैं आपको। यहाँ पे आज ओके। के क्लास का फोकस ये सर था कि राहु जो तो result हो। लग्न चार्ट में 12वें में है ना। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको क्या बताया, जब आप कंजंक्शन पढ़ेंगे तो लग्न वही तो 12वें का ही तो मैं बोल रहा हूँ। लग्न जी चार्ट में राहु 12वें में है, भाव चलित में 11वें में है, लेकिन राहु वास्तव में 12वें का ही फल दे रहा है। ये जी रिजल्ट आपको पता चलेगा कंजंक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेनली मेरा
मेन मोटिव ये था इस क्लास का कि आप ये समझें, जैसे सिंपली जो रेमेडीज बताई जाती है ऐसे ऐसे ही सिंपल रेमेडीज आपको मिलेगा क्लास में। जैसे इनको मैंने बोला था चांदी के गिलास से पानी पीने के लिए, तो बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि अरे ऐसी रेमेडीज क्या काम करेगी। सफेद चंदन की लकड़ी इनको बोला था पॉकेट में रखने के लिए। तो यहाँ पे ये चूंकि आपके बीच के ही हैं, इनको रिजल्ट मिला हुआ है, आपके सामने तुरंत एग्जाम्पल है, तो इसलिए मैं था कि आपको बताऊं, और साथ ही साथ यही वीडियोस बाकी सब ग्रुप में भी वो दूंगा कि उनको वो भी समझें कि किसी को ये तुरंत लगे कि हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम के लिए आप भारी भरकम रेमेडी ही करेंगे। एक घाव है तो उसे ऑपरेशन ही करना होगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। होम्योपैथ में 2 बूंद खा लेने पे भी घाव बह जाता है, बात पता है ना। एलोपैथ में उसे फाड़ना पड़ता है, चीरना पड़ता है, सर्जरी, और होम्योपैथ में अलग है। तो ये प्रिडिक्टिव में मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, बेस केपी है लेकिन अलग अलग ब्रांचेज को मैंने इसमें शामिल किया है। तो इसलिए क्योंकि अभी आपका क्लास का शुरुआती स्टेज है, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ रेमेडीज जो है छोटी हैं लेकिन काम करती हैं। तो यही एक था कि ये सामने क्या है। बाकी बात जो मैं केस स्टडीज आपको बताता हूँ, तो बहुत सी हो सकता है आपको मुझ पे भरोसा हो, लेकिन मन में कहीं ऐसा हो कि अरे क्या पता मिला हो कि ना मिला हो, लेकिन ये तो आपके सामने है। और जो आपको पूछना है, क्रॉस क्वेश्चन करना है, आप इनसे कर सकते हो। तो पहले आप सिंपली जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। आप ठीक है सर। सिंपली ये समझिए राहु 12वें में और चंद्र 10वें में, इसे हमने प्रॉब्लमेटिक माना। अब हम अगले सेक्शन में आते हैं। यहाँ कस्प वाले चार्ट में आएंगे तो कस्प 1 का सबलॉर्ड जुपिटर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जुपिटर क्या रिजल्ट दे रहा है। तो जुपिटर में जब आएंगे तो आप 8, 10, 11 दे रहा है। इसका स्टार लॉर्ड राहु है जो 7, 11, 12 दे रहा है, और इसका सब लॉर्ड शनि है जो 7, 9 और 10 दे रहा है। यानी जुपिटर का रिजल्ट राहु दे रहा है वास्तविक रूप में। जुपिटर का रिजल्ट राहु दे रहा है। और यहाँ पे इस सबलॉर्ड वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो जो पहले भाव का सबलॉर्ड जुपिटर, 7वें का सबलॉर्ड जुपिटर, यानी पहला और 7वां दोनों जुपिटर हो गए। उसके बाद हम इनकी महादशा को देखते हैं। अभी महादशा कौन सी है पांडुरंग जी आपकी? बुध की महादशा और शनि की अंतर्दशा। बुध की महादशा, शनि की अंतर्दशा, जुपिटर प्रत्यंतरदशा। महादशा और अंतर्दशा पर ही आ जाइए, बुध और शनि। यहाँ बुध में देखिए 2, 5, 11, 7, 9, 10, 2, 5, 11। यानी बुध को हम देखेंगे तो ये बिजनेस के लिए अच्छी है, लेकिन नौकरी के लिए अच्छी उतनी नहीं है, क्योंकि 6 हाउस नहीं है और 6 का 12th यानी 5वां है। नौकरी ये कौन सा कर सकते थे? ये नौकरी 5th हाउस से रिलेटेड, यानी जैसे टीचर की नौकरी हो यही ये कर सकते थे। यानी यहाँ पे आप ये समझिए कि बुध में 6ठा भाव 6 हाउस एक्टिव नहीं है, और जो बुध का स्टार लॉर्ड है शनि वो 7वें को बता रहा है। साथ ही साथ किसी भी भाव का 12वां भाव उसके फल में कमी करता है। तो 6ठा भाव नौकरी का है और उसका 12वां 5वां नौकरी में कमी करेगा। तो इस स्थिति में इनको जॉब मिलना, यानी जॉब जो इनका है कंटिन्यू रहना, वो मुश्किल है। तो इसलिए इनकी नौकरी चल नहीं पाएगी। अभी भी करेंगे, सोचेंगे, खोजें, क्योंकि 2 और 11 है तो इस हिसाब से नौकरी मिल भी जाएगी, लेकिन 5 और 9 इनकी नौकरी को चलने नहीं देगा। तो यहाँ से हमको बुध अच्छा मिला, पॉजिटिव मिला। इसके बाद हम शनि में आ जाते हैं जो अंतर्दशा है। तो शनि 7, 9, 10 है, फिर 7, 9, 10 है, 8, 10, 11, यानी ये भी बिजनेस के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर महादशा और अंतर्दशा को हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, इसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम जुपिटर पे आ जाते हैं। तो जुपिटर का स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र राहु है। जुपिटर
साथ ही साथ चंद्र, सूर्य, इनका जब भी नक्षत्र राहु बने या शनि बने तो भाव कुछ भी कहे, रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम दिखेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इधर में जो ग्रह प्लेनेट दिखा हुआ है, इस प्लेनेट में यदि जुपिटर है, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो मैं लिख भी दे रहा हूँ कि आपको अच्छा रहे। 1 मिनट रुकिए। चाहे प्लेनेट जुपिटर हो या मून हो या मार्स हो या सन हो और इसका स्टार लॉर्ड क्या हो, राहु हो, यानी इन द स्टार ऑफ राहु। यानी जुपिटर, मून, मार्स और सन यदि ये राहु के स्टार में है तो इस स्थिति में अच्छे रिजल्ट आपको दिख भी रहे होंगे तब भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। अच्छे रिजल्ट दिखने के बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो इस कारण मैंने जुपिटर को भी प्रॉब्लमेटिक माना, क्योंकि जुपिटर इनके लग्न का सब लॉर्ड है और साथ ही साथ 7वें भाव का भी सब लॉर्ड है। और थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो जुपिटर में 8 है और इसका स्टार जो राहु है वो 12 नंबर भी दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं टेंशन होगा, समस्या होगा, परेशानी होगी। तो इसलिए हमने जुपिटर और राहु दोनों को प्रॉब्लमेटिक माना, क्योंकि लग्न हमेशा एक्टिव रहता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लीजिए। लग्न का स्वामी या लग्न का सबलॉर्ड ये महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में हो या नहीं हो, ये हमेशा एक्टिव रहता है। तो इसलिए हमने इनके लिए जुपिटर में चूंकि 10 और 11 भी है तो वह धन पैसा भी इनको देगा। 8 होने के कारण यदि इसका सही रिजल्ट मिलने लगे तो अचानक से धन लाभ भी देगा। और इसका स्टार राहु है जो 7, 11, 12 बिजनेस में 7वां भाव बिजनेस का है, 11वां उसके लाभ का है और 12वां खर्चे का भी है। लेकिन ये सही रिजल्ट इसका हम लें तो ये इन्वेस्टमेंट का भी है, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इनको जुपिटर के लिए उपाय बताया कि आप पीले चंदन का लेप शिवलिंग पर करें। अब आपके मन में ये हो सकता है कि हमने यही उपाय क्यों बताया। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो सकती है कि हम जुपिटर के लिए एक स्थान पे हम इसको कह भी रहे हैं कि इसमें अच्छे भावों का रिजल्ट दे रहा है, तो हम इनको पुखराज पहनने के लिए क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो आपका ये पॉइंट सही है। हमने पुखराज इनको इसलिए नहीं बताया, कोई भी रत्न ग्रहों के पावर को बढ़ाता है। यानी यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छे भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वह अच्छाई को बढ़ा देगा, यानी उसकी पावर बढ़ जाएगी। लेकिन यदि निगेटिव भावों को बता रहेगा तो उस निगेटिविटी का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो चूंकि यहाँ जुपिटर का नक्षत्र राहु है और एक प्रकार से चांडाल दोष का भी निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पे एक समझ लीजिए दो धारी तलवार हो जाएगा, तलवार के धार पे चलने वाली स्थिति हो जाएगी इनको पुखराज पहनाना। तो इसलिए हमने ये रिस्क नहीं लिया। तो हमें अब था कि कौन सा उपाय इनको बताएं जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो। तो हमने इनको शिवलिंग पर पीले चंदन का लेप लगाने को कहा। ये मैं 20 से ऊपर लोगों पे ट्राई कर चुका हूँ, कहीं से निगेटिव रिजल्ट नहीं मिले, तो ये टेस्टेड है। पहला उपाय यहाँ से जुपिटर का निकला। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमने इनको पुखराज क्यों नहीं बताया। यदि आपके मन में कोई दूसरी रेमेडी है जो यहाँ जुपिटर के लिए हो सकती थी तो आप बताइए, अपना क्वेश्चन पूछिए।
सर मुझे पूछना था, जैसे बोलते हैं कि अगर जुपिटर फेवर में नहीं हो तो जो केले का पेड़ लगाएंगे या उसकी नरिशमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट। ठीक है, केले के पेड़ आप लगा सकते हैं और उसका सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह पे पॉसिबल नहीं है। और केले का पेड़ लगा के फिर वो कब तक लगेगा, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको जितने जो समय में रिजल्ट मिला है, आप उसके अकॉर्डिंग सोच लीजिए कि केले का पेड़ आप लगाते कहाँ लगाते, फिर कितने टाइम लगते। नहीं, केले के हाँ। पेड़ को जल भी दिया जाता है गुरुवार के दिन। लोग गुरुवार के उपवास भी रखते हैं, वो भी रेमेडी है। ठीक है, तो ओके सर, ओके। वो भी जो रेमेडी है, यानी गुरुवार का व्रत करना, उपवास रखना, केले के पेड़ में जल देना, उसका भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी इसको भी हम इसके जगह पर यूज कर सकते थे, लेकिन पुखराज नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे हल्दी पहनते हैं सर, तो उसमें हाँ, हल्दी पुखराज को के भी। जगह जो हल्दी धारण करते हैं। हाँ, पुखराज की जगह पे बहुत से लोग हल्दी का भी धारण करते हैं, लेकिन मैंने अब तक किसी को हल्दी धारण नहीं करवाया है। अच्छा। ठीक है, तो जी सर। इसका मेरे पास ये फीडबैक नहीं है कि वो हल्दी। ऐसे तो कहने के लिए का मैं यहाँ पे आपको वही उपाय बताऊंगा जो मेरा प्रैक्टिकल है, क्लाइंट के फीडबैक से टेस्टेड है। तो हल्दी धारण का मैंने अब तक किसी को, क्योंकि आज के समय में जहां तक जितने क्लाइंट मुझे मिले हैं, हल्दी को पहनना कोई भी आदमी नहीं चाहेगा, क्योंकि हल्दी को पीले कपड़े में बांध के हाथ में बांधना होगा। जनरली लोग स्टोन को प्रिफर करते हैं, तो मुझे अब तक कोई वैसा मिला नहीं, तो इसलिए मैंने इसको यूज ही नहीं किया। बाकी कोई क्वेश्चन आपके मन में लग रहा हो, कोई ऐसा है तो बताइए, जुपिटर से रिलेटेड। सुमन जी, विजय जी, आप लोग भी अपना विचार रखिए। नहीं सर, ठीक है सर। नहीं सर, ठीक है जो आप बता रहे हैं। दूसरा, हम चंद्र पे आते हैं। हमने चंद्र को 10th हाउस में माना और उसे प्रॉब्लमेटिक माना। पहला रीजन वहां से मिला। दूसरा रीजन देखिए क्या है, चंद्र का नक्षत्र देखिए, शनि बना हुआ है। अभी आपके सामने टेबल दिख रहा है ना, नाड़ी सिग्निफिकेटर्स वाला। हाँ सर। चंद्र का स्टार शनि है। तो जब भी चंद्र का स्टार शनि बनता है तो वह चंद्र के फल को प्रभावित करता है। तो चंद्र क्या है, शांति है, मेंटल पीस है, नगद पैसे का कारक है। तो मैंने इनको मोती नहीं पहना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चंद्र डिस्टर्ब है और उसका रिजल्ट शनि दे रहा है। तो ये ट्राई किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। और अल्टीमेटली इनका प्रॉब्लम पैसे से रिलेटेड था, तो पैसे को बताने वाला कोई नंबर इसमें है ही नहीं। तो जब पैसे को बताने वाला नहीं है तो फिर हम मोती क्यों पहनाएंगे, क्योंकि कोई भी स्टोन क्या करता है, ग्रह के पावर को बढ़ाता है। जैसे नंबर्स होंगे वैसा रिजल्ट बढ़ेगा। तो इसलिए हमने इनको मोती नहीं बताया। तो क्या बताया, सिल्वर के गिलास में, चांदी के गिलास से आप पानी पिएं और पानी की बर्बादी को रोकें। इससे चंद्र आपका पावरफुल होगा, मजबूत होगा और मेंटल टेंशन खत्म होगी। यदि कोई दूसरा रेमेडी आपके नजर में है जो यहाँ चंद्र के लिए हो सकता है तो बताइए, फिर उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सर यहाँ 211 नहीं है, इसीलिए मतलब सब नंबर 11 धन का होता है जो कि यहाँ नहीं है, तो फिर मोती जी पहनाने सर। का लाभ भी नहीं था। और दूसरा, चंद्र का नक्षत्र शनि बना हुआ है तो यह चंद्र को डिस्टर्ब कर ही देता है, तो ये तो बन ही गया है। जी जी तो जी सर। इस हमने मोती नहीं पहना है। और कोई सर रेमेडी आपके वो ठीक होंगे रेमेडीज। हुआ, बोलिए। यही सबसे आसान है, सिल्वर के ग्लास में या एक चांदी का वो रखना, कोई ठोस बना आगे करके अभी पॉकेट। जितनी भी रेमेडीज सेक्शन में आप आएंगे ना, ऐसे ही जी सर। रेमेडीज मिलेंगी, सब जी जो मेरा टेस्टेड है।
तो ये वीडियो में मेनली यही था। जैसे आगे भी मैं आपको रेमेडी सेक्शन में ऐसे रेमेडी बताता ना, तो आपके मन में ऐसा शक होता, अरे इतना दोष है ऐसे, और ये ऐसी रेमेडी बता रहे हैं, ये काम भी करेगा कि नहीं करेगा? सिंपली मन में हो जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों ने काफी भारी भरकम उपाय किए हुए रहते हैं। तो इसलिए हल्के उपाय जाने पे फिर लोगों को थोड़ा लगता है, अरे वास्तव में ये काम करेगा, ये वास्तव में बता रहे हैं सही है, या फिर कंफ्यूजन है। ये भी रीजन हो जाती है। तो इसलिए सर इसमें शिवलिंग पे जल और दूध भी चढ़ा सकते हैं ना सर? हम चाह सकते हैं, उसकी भी साइड इफेक्ट नहीं होगी ना सर? लेकिन यहाँ पे मैं जो अपना कॉन्सेप्ट होता है वो बता रहा हूँ। दूध सिर्फ एक दिन बोलता हूँ आप सप्ताह में चढ़ा सकते हैं, सोमवार के दिन। ओके, बाकी दिन आपको जल चढ़ाना है ठीक है, शिवलिंग पे। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए। और सबसे बड़ी बात है कि शिवलिंग पे बहुत बार क्या होता है, बहुत सी जगह पर जनरली लोगों को ऐसा लगता है, या जो उनका टाइम टेबल होता है, रूटीन होता है, तो उसमें उनको लगता है कि प्रतिदिन हम नहीं जा पाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पे आप घर में हैं, पानी पी रहे हैं, और वैसे भी बात क्या है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपकी रेमेडी क्लाइंट के सबकॉन्शियस पे काम करनी चाहिए। यानी क्लाइंट उससे जब तक कनेक्ट नहीं करेगा तब तक उस रेमेडी का रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि रेमेडी दिल से करनी है। जब तक आपका आत्मा, आपका मन कनेक्ट नहीं होगा, आप एक सिर्फ रूटीन फॉलो करने के लिए कर दें तो उससे कुछ नहीं मिलना। खाना पूर्ति के लिए आप करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने इनको बताई थी सफेद चंदन की लकड़ी को अपने पास रखें राहु के लिए। तो यह राहु के रिजल्ट को भी सही करेगा, और साथ ही साथ जुपिटर का नक्षत्र राहु बना हुआ है, तो इस रीजन से भी ये जुपिटर में भी हेल्प करेगा। तो राहु के लिए बहुत सी रेमेडीज होती हैं, और राहु के लिए स्टोन भी पहनते हैं गोमेद, लेकिन मैं गोमेद का सलाह किसी को भी नहीं देता हूं, क्योंकि राहु और केतु अनप्रेडिक्टेबल प्लेनेट है, वो कुछ भी रिजल्ट दे सकते हैं। एक बार हम राहु और केतु का एक स्पेशल क्लास आपको देंगे, तो वहां विशेष चर्चा करेंगे, और उसी टाइम हम इस पे चर्चा करेंगे कि मैं राहु का गोमेद और केतु का लहसुनिया किसी को क्यों नहीं बताता। तो यहाँ पे अब हम आते हैं कि राहु के लिए हमें ऐसी रेमेडी देखनी है जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो। क्या होता है समझिए। सफेद चंदन की लकड़ी को आप रख सकते हैं अपने पास, अपने पॉकेट में, अपने तकिए के नीचे। सफेद चंदन राहु के दुष्प्रभावों को कम करता है, खत्म करता है। दूसरी रेमेडी आप क्या कर सकते हैं जिसका साइड इफेक्ट ना हो, राहु के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, इसका भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। आपकी नजर में यदि कोई है ऐसी रेमेडी तो यहाँ बताइए, फिर उस पर हम चर्चा करें। है किसी के मन में? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये येलो चंदन हो गया, सिल्वर ग्लास हो गया, व्हाइट चंदन हो गया। नंबर कोड अभी का नहीं है, मंत्र भी अभी का नहीं है। फिर स्टोन्स है। स्टोन मैंने इनको बताया था वीनस का, वीनस का हमने इनको ओपल बताया। सर व्हाइट चंदन एक बार फिर बताएंगे, हम सुन नहीं पाए, चले गए थे। राहु में आप गायब हो जा रही हैं, बताइए। सर अभी सब लोग उठी है ना। सफेद चंदन की लकड़ी राहु के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, राहु के निगेटिव प्रभाव को बैलेंस करता है। तो इसलिए हमने इनको सफेद चंदन की लकड़ी बोला अपने पॉकेट में रखें, तकिए के नीचे भी रखा जा सकता है। साथ ही साथ राहु के बीज मंत्र का हम जप भी कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है यहाँ कोई और रेमेडी आप कर सकते हैं राहु के लिए तो बताइए। आपको लग रहा है कोई और रेमेडी की जा सकती है? नहीं सर, राहु सर 12th हाउस में इसलिए खराब है। राहु 12th में है, हाँ, इसलिए खराब है। और सिग्निफिकेशन में भी, यानी जो भावों के रिजल्ट दे रहा है उसमें भी 12वां घर है, जी सर। इसलिए। ठीक है।
जी सर। सर दान और नहीं करवा सकते? क्या दान, राहु का दान नहीं करवा सकते सर? कैसे, मैंने बताइए किसको क्या, बोलिए। राहु का दान नहीं करवा सकते सर? मतलब क्या दान, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या और किसको? राहु की जो चीज होती है, नारियल होता है वो छाल वाला, किसको देते हैं? वो मंदिर में कितने महादेव लोग? के मंदिर पे रख सकते हैं ना, महादेव के मंदिर पे। वैसे मैंने राहु के दान वो नहीं करवाया है। रीजन क्या है? दान का कॉन्सेप्ट होता है वैसी वस्तु जो आपके पास ज्यादा हो, या वैसी वस्तु जो आपके उपयोग की नहीं हो, उसे भी हम हटा देते हैं। माने डोनेशन यानी डोनेट करना, देना, दोनों कॉन्सेप्ट है। तो राहु में यहाँ 7 और 11 भी है। ओके। ये बिजनेस कर रहे हैं, उससे लाभ का भी है। हम्म। तो जब हम देंगे तो वहां ऐसा तो नहीं है कि हम ये कहेंगे कि हाँ 12वीं का रिजल्ट चले जाओ, 7 और 11 रह जाओ। ऐसा तो होगा नहीं। सही बात। समझ रहे हैं? हाँ सर। तो इस स्थिति में यहाँ समस्या हो जाएगी। वैसे मैंने अब तक राहु का मंदिर में किसी को रखने को नहीं बोला है ऑब्जेक्ट, कि उसका फीडबैक दिखे। ओके। और लाल किताब के अकॉर्डिंग जब हम मंदिर में कुछ रखते हैं तो वो ग्रह दूसरे में चला जाता है, प्लेनेट शिफ्टिंग होता है। लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। रेमेडीज वाले में जब आप आएंगे ना तो वहाँ इन सब पे चर्चा होगी तो विषय समझ में आएगा। ठीक है सर। लेकिन दान यहाँ मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार दान इनके लिए यहाँ सही नहीं है, इसलिए मैंने इनको दान नहीं बताया। ठीक है सर। जेम स्टोन्स की बात करते हैं। हमने इनको शुक्र का जेम स्टोन्स बताया था। ओपल क्यों बताया था? शुक्र शुक्र देखिए प्लेनेट लेवल पर 1 6 11 है, स्टार लेवल पे शनि इसका फ्रेंड ही है, 7 9 10 है, ये भी सही है। और सब लेवल पे वीनस है, 1 6 11 है। यानी ये कम्प्लीटली यहाँ कोई डाउट आपको है? वीनस का यहाँ पे हम ओपल क्यों पहनेंगे, इससे संबंधित कोई डाउट है आपको तो बताइए। सर 6 नंबर है तो फिर वो हेल्थ के लिए इश्यू नहीं होगा? रोग आ सकते हैं ना, डिसीज नहीं हो सकता 6 नंबर तो? फिर वो तो एक एक और भाव 6, के एक ही रिजल्ट मिलते हैं। 1 और 6 दोनों कनेक्टेड है ना सर, इसलिए बोल रहे हैं। फिर 11 भी तो है, अपने स्वयं करेंगे, मेहनत करेंगे और फिर उससे पैसा आएगा, ये भी तो है। ओके। पैसे देखेंगे तो फिर आदमी कुछ भी ना करे। छठा नहीं हो तो फिर नौकरी नहीं आए। तो आप कुंडली, आज कुंडली में 6 हाउस नहीं है तो फिर जहाँ तक नौकरी कैसे करे? छठा पेमेंट रिकवरी का भी है। इनके जो फंसे हुए पैसे वापस निकले, आखिर कहीं ना कहीं छठा घर भी तो है उसमें। हाँ सर। बीमारी के लिए अलग कॉम्बिनेशन होती है, वैसे सिर्फ नहीं देखते हैं। ठीक है सर। बीमारी वाले टॉपिक में आप आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके सर। दूसरा मैंने इनको टाइगर ए स्टोन बताया, जो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। टाइगर आई बताया था ना पांडुरंग जी, क्या बताया था? टाइगर आई स्टोन। टाइगर आई, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और मजे की समझ लीजिए। इन्होंने स्टोन पहन भी लिया था, और स्टोन पहनने के बाद इनसे हमारी बात हुई तो मैंने उस स्टोन का फोटो मंगवाया। और जब मैंने चेक किया तो स्टोन की जो एनर्जी थी वह निगेटिव थी। यानी मेरे गाइडेंस के अनुसार इन्होंने स्टोन पहना भी। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि अरे मैंने सही रेमेडी बताई, इन्होंने जेम स्टोन पहना है, और इनके अकॉर्डिंग भी इन्होंने जेम स्टोन पहना है तो बहुत अच्छा है। सर ने बताया, मैंने पहन लिया। लेकिन इनको और प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम क्या? स्टोन का एनर्जी निगेटिव, तो जब निगेटिव आप पहनेंगे तो वह आपके ऑरा को भी प्रभावित करेगा। मैंने चेक किया और बोला कि तुरंत ही आप इसको निकाल दो। मेरे पास जितने लोग आते हैं उसमें जो लोग स्टोन पहने रहते हैं, आधे लोग ऐसे होते हैं उनको या तो स्टोन की जरूरत ही नहीं है, या उनका स्टोन का जो एनर्जी है वो उनके शरीर के कंपेटेबल नहीं है। ये डाउजिंग डिवाइसेस से मैं चेक करता हूँ, डाउजिंग इक्विपमेंट सब है, उससे पता चलता है। और उनका जो स्टोन सुटेबल नहीं है, जैसे मान लीजिए संजय जी आपने पन्ना पहना, मैंने अपने डाउजिंग इक्विपमेंट से चेक किया, पन्ना आपके लिए सुटेबल नहीं है। मैंने बोला आप इसको निकाल दो, और कुछ ना करो, कम से कम निकाल के रख दो, फिर आप 2 3 दिन में पता चल जाएगा।
सही है तो सर। ऐसे भी रिजल्ट आते हैं। तो इनकी स्टोन ही सही नहीं थी। तो अब जब तक मैं वो चेक नहीं करता तो फिर क्या होता है, इनको रिजल्ट नहीं मिलता, चूंकि वो निगेटिव है तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है ना। ना पहने रहते तो वो अलग स्थिति होती, लेकिन गलत पहन लिया। दवा आप नहीं खाओ तो अलग है, एक्सपायरी दवा खा लो तो उसका साइड इफेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही स्थिति थी। तो इसलिए उस स्टोन को मैंने इनको उतरवा दिया। यानी जब तक सही एनर्जी का स्टोन नहीं पहनेंगे इनके लिए फायदा नहीं होगा। तो अब तक जो मैंने आपको बताया, और सबसे बड़ी बात यहाँ आप ये एक समझ लीजिए, जब भी आप किसी क्लाइंट का काम करेंगे तो क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए होता है। क्लाइंट को मतलब नहीं है कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, केपी एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु करते हैं, एस्ट्रो वास्तु करते हैं, मंत्र करते हैं, तंत्र करते हैं, क्या करते हैं। यदि जो आपका फी है क्लाइंट ने पे किया है तो क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है, अपने रिजल्ट का। जब तक ये मोटिव आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि रिजल्ट मिला तो क्यों नहीं मिला, क्योंकि अब तक जो 2-3 बातें आप लोगों ने मुझसे किया वो अभी किताब के अकॉर्डिंग ही था, मतलब जो थ्योरेटिकल अकॉर्डिंग है कि राहु यहाँ 12वें में है लेकिन भाव चलित में 11वें में आ जा रहा है तो ये 11वें का रिजल्ट देगा। साथ ही साथ क्या देख रही हो तुम? अभी तो मैं बाकी कर रही हूँ। नहीं, क्या देख रही हो? क्या हल्ला हो रहा है सुमन जी। चलिए फिर हम यहाँ पे दूसरा, आपको कहीं समस्या हो सकती है कि चंद्र 11वें में है, भाव चलित में 10वें में है। तो एक का हमने भाव चलित का पोजीशन माना और दूसरे का हमने लग्न का माना। तो ये सब बातें आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन यही तो आप सीखने आए हो। इसी प्रोडक्टिव को तो सीखना है। 8-9 महीने की जो हमारी जर्नी है, प्रैक्टिस सपोर्ट वाले को भी हम जोड़ दें तो यही तो हमें जानना है। और इसी में जो रेमेडीज हमने लिया है, जो रिजल्ट मिला है, वही तो सीखने के लिए आप आए हो। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर, बराबर। इनको एस्ट्रो वास्तु का रेमेडी भी मैंने बताया था, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ। तो यहाँ पे जो इतनी मेरे पास जानकारी है वो मेरे पास बस वही है। आप युद्ध क्षेत्र में हैं तो आपके तर्कस में जितने तीर हैं आपके काम को आसान बनाते हैं, मेरा काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एस्ट्रो वास्तु करता तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती, यानी इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एस्ट्रो वास्तु का रोल अलग है, मून के लिए सिल्वर ग्लास में पानी पीना इसका रोल अलग है। इस डिफरेंस को समझिए संजय जी, स्पेशली आपको बता रहा हूँ। हाँ सर। जनरली आप पहले पूछते थे कि सर क्या मैं एस्ट्रो वास्तु कर लूंगा तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये कर लूंगा तो हाँ सर। पड़ेगी, और मैंने आपको क्लियरली आंसर भी दिया था और वो वाकई यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आया होगा। यहाँ पे फिर से मैं बराबर। आपको बता दूं कि जो मैंने गुरु के लिए येलो चंदन का लेप बताया था, ये ऐसा नहीं है कि एस्ट्रो वास्तु में इसका कोई सब्स्टिट्यूट है। एस्ट्रो वास्तु अलग रोल है, वो अलग रेमेडी करेगा, और ये येलो चंदन का अलग इफेक्ट है। सिल्वर ग्लास में पानी पीने का अलग है, सफेद चंदन का अलग है। समझ रहे हो आप? हाँ सर, क्लियर है। ये मैं आपको शुरू से, जब भी हमारी 2-3 बार बात हुई थी, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एस्ट्रो वास्तु आप सीखोगे तो वो अलग तरह की आपको रेमेडी है, उसका अलग यूज मिलेगा। जैसे मान लो मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, तो न्यूमरोलॉजी जब आती है तो मैं क्या करूंगा, मुझे जानकारी है तो मैं इसको, इनका जो बर्थ डिटेल्स है इसके अकॉर्डिंग मैं इनको पॉजिटिव नंबर्स, जो अच्छे नंबर्स हैं वो भी सजेस्ट कर सकता हूँ। नंबर्स का क्या फायदा है, आजकल जो भी है, आप जिस घर में रहते हैं उसका नंबर है, फ्लैट का नंबर है, मोबाइल का नंबर है, गाड़ी का नंबर, सब जगह तो नंबर ही नंबर है। तो जब नंबर्स हैं, नंबर सभी प्लेनेट से कनेक्टेड है, तो रिजल्ट तो आने ही आने हैं, चाहे कम आए या ज्यादा आए। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आपको न्यूमरोलॉजी की जानकारी है तो वह क्या होगा, आपके लिए एक बेनिफिशियल टर्म होगा। आपके पास बाइक और कार दोनों है,
तो जब आपको मूड हुआ जैसे जाना हो, बाइक से गए, शहर में हेवी ट्रैफिक दिख रही हो तो बाइक से निकल गए, फ्री है कार से चले गए। लेकिन जिसके पास कोई एक है तो उसी से मैनेज करेगा। तो सिंपली आप ज्योतिष के जो इतने ब्रांचेज हैं उसको वही समझिए, एक आपके लिए टूल है। जितनी ज्यादा टूल आपके पास है, टूल बॉक्स आप देखते हैं ना, वो मैकेनिक रखते हैं, जिसका टूल बॉक्स जितना बढ़िया होता है, जितना एडवांस होता है, उसका काम उतना आसान होता है। टूल बॉक्स ना हो तो एक मैकेनिक क्या करेगा, आप ही बताइए, कुछ कर पाएगा? नहीं सर। तो यहाँ हम एक प्रकार से ज्योतिष भी मैकेनिक ही हैं, जो समझना है समझिए। अल्टीमेटली गाड़ी खराब होता है मैकेनिक के पास जाते हैं, और जिंदगी खराब होता है मतलब लोगों को जो प्रॉब्लम आती है तो फिर एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। सुखी पोजीशन में कहाँ कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आता है? नहीं सर, डॉक्टर नहीं सर, अनुभव तो मतलब मैंने एक्चुअल रेमेडी सॉरी मेरे कुंडली में जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से ये किया था। लेकिन आपका विश्लेषण का जो पद्धति है, आपके वीडियोस मैंने बहुत सारे देखे, तो और मुझे थोड़ा सा इसमें ज्योतिषी में इंटरेस्ट भी था, इसके लिए फिर मैंने क्लास भी आपसे अटेंड कर लिया। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे जैसे कि हम सभी लोग अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो कौन कौन से प्लैनेट या कौन कौन से भाव एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छे होते हैं, उसके ऊपर एक दिन वीडियो बनाइए। मतलब हम लोग अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, लेकिन बट हमारे हिसाब से हम सही ट्रैक पे है कि नहीं, मतलब कितने % हम सही ट्रैक पे है, वो भी एक आ जाएगा। एक वीडियो मेरा यूट्यूब पे है, आप देख लीजिएगा, ज्योतिष बनने के नियम, शायद वही है। और सुमन जी अच्छा, पढ़ाया था ना मैंने कि हाँ कौन सर, कौन से योग होते हैं, यूट्यूब पे जी आपने डाला हुआ है सर। डाला हुआ है, उसको ठीक है, देख मैंने लीजिएगा। देखा नहीं, मैं देखता हूँ कल। देख लीजिएगा। और दूसरी बात, ये आप सोचिए कि योग कुछ नहीं करते हैं, आप एक्टिव करना पड़ेगा ना। कर्म और भाग्य, इस कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं समझेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलने। योग कुछ भी बने हैं, कर्मों के द्वारा ही वो एक्टिव होंगे। बाकी जो भी योग हैं, बहुत सारे योग आप कुंडलियों में देखेंगे, लोगों के बुधादित्य योग और गजकेसरी योग बने हुए हैं और लोग रोड पे हैं। तो हमें तो कर्म तो करना पड़ेगा। योग है और आप सो जाएं तो क्या ऐसा थोड़ी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये नहीं होगा? नहीं, वो तो है नहीं, मतलब कहने का मतलब ये था कि अ, अगर ज्योतिषी बनना है, लेकिन अगर इसमें कोई प्लेनेट रुकावट कर रहा है या फिर कोई ऐसे भाव बीच में आ रहे हैं जैसे प्लेनेट कि आठ रुकावट नहीं बारह करते हैं, और सब 8-12 तो ही ज्योतिषी के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात अच्छा, देखिए, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, लंबा वीडियो है, शायद 1 घंटे का है। तो उसमें ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आपके आंसर मिल जाएंगे। और सभी भाव आज के समय में, सब भाव एक्टिवेट हैं। पहला भाव आप एक्टिवेट है, दूसरा आप अच्छे भोजन करते हैं, पैसा का सेविंग करते हैं, ये एक्टिव है। तीसरा ट्रैवलिंग करते हैं, नहीं करते हैं। आजकल का आदमी बताइए कौन सा इंटरनेट यूज नहीं कर रहा है? बच्चे अभी 1-1.5 साल के हैं तो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। मेरी बेटी 1.5 साल के, मोबाइल उसको दे दीजिए तो पता चलेगा कि वह मोबाइल के मास्टर है। वही हाथ से छीनना पड़ेगा उससे, नहीं तो वो एकदम देखती रहेगी। अब बताइए 1.5 साल के बच्चे और मोबाइल, यूट्यूब चलाना, ये सब कुछ ना कुछ टच कर देना, चलने लगा। थर्ड हाउस एक्टिव हो गया। फोर्थ हाउस आप घर में है, शिक्षा आपने लिया है, गाड़ी है, फोर्थ हाउस है। पांचवा प्रेम है, प्यार है, शादी हो गई, पति पत्नी के बीच का प्यार है, संतान है। छठा नौकरी है, बीमारी है, पैसा है। सातवां व्यापार है, पत्नी है, फ्रेंडशिप है। आठवां ज्ञान है, रिसर्च है, दुख है, टेंशन है। जिसके पास ज्ञान रिसर्च नहीं है, दुख और टेंशन में है। नौवां लंबी जर्नी है, पिता है, धर्म का है। 10वां कार्य क्षेत्र का है, कोई ना कोई प्रोफेशन में आप है ही। 11वां लाभ है, कोई भी आप कर्म कर रहे हैं उसे लाभ की उम्मीद भी कर रहे हैं। 12वां खर्चे हैं, आप मुंबई में है, मैक्सिमम जगहों पे, बड़े शहरों में लोग रोज शाम में निकलते हैं, घूमते हैं, कुछ खाते पीते हैं, पैसे खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब तो है। कौन सा ऐसा आदमी होगा? मैक्सिमम भाव तो एक्टिव होते हैं सबके। सबसे रिलेटेड एक्टिविटी होती है या नहीं होती है? आप ही बताइए। आप लोग जो अभी है ना 4 आदमी, इस 4 आदमी में प्रत्येक आदमी बताइए, या पांडुरंग जी आप ही बताइए, अभी आपके लाइफ में बात की जाए तो कौन सा भाव का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है? अच्छा या खराब पे नहीं जाना। नहीं, अभी आपने बताया जिस प्रकार, तो सभी भावों के रिजल्ट उसी प्रकार से मिल रहे हैं।
अच्छा या खराब की बात नहीं कर रहा, नहीं मैंने रिजल्ट की। बताया कि हर एक भाव अपना अपना रिजल्ट दे ही रहा है। जैसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो गया, खाना मिलना, घर है अपने पास, या फिर घर में बच्चे हैं, बच्चों का प्यार हो गया, व्यवसाय चल रहा है, इनकम आ रहा है, खर्चा भी हो रहा है, सभी भाव एक्टिव है ना, तो बस है। वही है। अब जिससे उससे एक्टिविटी जो जिस भाव से ऑपरेट होने वाला एक्टिविटी को आप ज्यादा करेंगे, उसका रिजल्ट मिल जाना। और एक दो कुछ और नियम होते हैं जो उस वीडियो को आप देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी संजय जी और आप लोग भी बताइए, जो मैंने जितने भावों के बारे में बताए हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये भाव एक्टिव नहीं है आपकी जिंदगी में? सर सब एक्टिव है ना? तो ये एक्टिव है। पहले के समय में क्या था, जब इतने संचार के साधन ये सब नहीं थे, लोग गांवों में रहते थे, तो बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो गांव से बाहर कहीं जाते ही नहीं थे, लंबी दूरी का एक्टिव ही नहीं होगा। बहुत से लोग अभी भी हैं आपको मिल जाएंगे जिन्होंने ट्रेन देखा ही नहीं है। लोगों का काम खेती ही था, परिवार में 5 सदस्य होते थे, खेती वगैरह करते थे, घर पे हैं। लेकिन आज के समय में उसमें भी आप शहर में रहते हैं, तो फिर इस स्थिति में आप ये नहीं कर सकते कि मेरा ये भाव एक्टिव नहीं है। जैसे आपके पास कोई आता है या आप स्वयं से मिला लीजिए, आप काफी ज्यादा समस्या में है, दुख में है, परेशानी में है, और काफी रेमेडीज आप कर चुके, तो कहीं ना कहीं जो 8वां भाव दुख का है, ये काफी ज्यादा एक्टिव है। कोई रिजल्ट ना मिल रहा, आप नया सीखने लग जाओ, कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने पे लग जाओ, आप 3 4 5 महीने में आपको पता चलेगा। वो क्या है, एनर्जी इधर चली आई। जो दुख मिलना है वो 8वां भाव दुख का भी है, 8वां नए रिसर्च का भी है, खोज का भी है। आपको पता चलने लगेगा, रिजल्ट ये टेस्टेड है।